दोस्तों 2019 में टीम इंडिया की जर्सी पर अपना नाम चमकाने वाला भारत का सबसे बड़ा एडटेक स्टार 2022 के आखिर तक बीसीसीआई के सामने गिड़गिड़ाने की हालत में पहुंच गया है। देखिए सर, हमारी जेबें खाली हो चुकी हैं, प्लीज हमें इस डील से निकलने दो। लेकिन बीसीसीआई नहीं माना और उसने साफ कह दिया कि 2023 सीजन तक बायजूस को कॉन्ट्रैक्ट निभाना ही पड़ेगा जब तक कोई नया स्पॉन्सर नहीं मिल जाता। बायजूस ऐसा कर नहीं पाया और एक साल बाद बीसीसीआई ने उसे 158.9 करोड़ की रकम वसूलने के लिए एनसीएलटी तक घसीट लिया। बस यही से पता चल गया था कि 22 मिलियन डॉलर की कीमत वाला बायजूस अब पूरी तरह से बिखरने लगा है। फिर कुछ ही महीनों के अंदर बायजूस के रविंद्रन को अपने हजारों कर्मचारियों की तनख्वाह देने के लिए करीब 100 करोड़ रुपए जुटाने पड़े, वो भी अपनी निजी प्रॉपर्टी को गिरवी रख के। फिर भी कंपनी की हालत खस्ता ही होती जा रही थी, बिकवाली के हालात हो गए थे और अब कदम कदम पर वो अपने ऊपर से कंट्रोल खोती जा रही थी। एक तो उनके ऊपर परेशानी पहले से थी, जब लोगों को ये लगता था कि उन्हें बायजूस के महंगे कोर्स गलत तरीके से बेचे गए थे और वे गुस्से में शिकायत कर रहे थे। बायजूस का कोर्स खरीदना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। और जब दोस्तों ये लगने लगा कि बायजूस के साथ कड़वा ऊपर से नीम चढ़ा तो नहीं होगा, तभी हजारों मील दूर अमेरिका में उस पर तूफान मंडराने वाला था। दरअसल वहां बायजूस को कर्जा देने वाली विदेशी लेंडर्स कंपनी के दिए गए अमेरिकी लोन में से गायब हुए 533 मिलियन डॉलर को ढूंढ रहे थे, क्योंकि बायजूस के ऊपर आरोप ये था कि इन्होंने पैसा कई कंपनियों में घुमाया था और ऐसा लग रहा था कि जैसे बायजूस का कोई बड़ा चक्कर हो। बस यही सब देख के लग रहा था कि अब इनका खेल खत्म। चलिए दोस्तों, अब कुछ साल पहले 2020 और 2021 में जब बायजूस खरीदारी की रफ्तार पकड़ा हुआ था, व्हाइट हेड जूनियर, आकाश, ग्रेट लर्निंग, उसने सब खरीदा और बस कुछ ही महीनों में 2 बिलियन डॉलर से ज्यादा यानी करीब 15,000 करोड़ उन्होंने उड़ा दिए। और अब जब कोविड के बाद लोगों ने उनके ऑनलाइन कोर्सेज खरीदने बंद कर दिए, तब कंपनी ने भी अपने बड़े बड़े कमाई के दावे करना भी बंद कर दिया। फिर जब फाइनेंशियल ईयर 21 के आंकड़े आखिरकार बाहर आ गए, तो दोस्तों ये पता चला कि वे नुकसान से भरे पड़े थे और अब सेबी उनसे देर से दाखिल किए गए दस्तावेजों और हिसाब किताब में उनके बदलावों को लेकर उनसे सवाल पूछने लगी। लेकिन कॉन्फिडेंस तो देखिए कि हिसाब किताब में दरारें दिखने के बावजूद भी बायजूस को शायद ये लगने लगा कि इसका इलाज और खरीदारी करना है। तो 2021 में उसने 1.2 अरब डॉलर का बहुत ही बड़ा कर्जा उठाया, निवेशकों से नहीं बल्कि दुनिया भर के कर्ज देने वाले एक बड़े समूह से। ऐसा इसलिए क्योंकि कोरोना के बाद बाहर से लिया गया डॉलर वाला कर्ज बहुत ही सस्ता पड़ रहा था। इसलिए बायजूस को लगा कि वो इन पैसों के दम पर विदेशों में कंपनियां खरीदकर अपनी मुश्किलों पर पर्दा डाल सकता है और इसी वजह से उसने डेलावेयर में अल्फा नाम की एक अलग कंपनी बनाई, जो कि कर्ज को उठाने और पैसा रखने के लिए थी। इनकी योजना ये थी कि वे इन पैसों से विदेशी कंपनियों को खरीदेंगे ताकि वे 2021-22 के कमजोर नतीजों पर एक चमकदार पर्दा चढ़ा सकें। ये बिल्कुल ऐसा ही था जैसे कई साल पहले कुछ ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों ने टेस्ट क्रिकेट में गेंद को चमकाने के लिए रेगमाल का सहारा लिया था। कुछ याद आया? लेकिन दोस्तों, जो बात ज्यादातर लोगों को नहीं पता थी वो ये थी कि इनका बढ़ने फैलने के लिए लिया गया पैसा दरअसल धीरे धीरे इनके ही रोजमर्रा के काम, प्रचार और कंपनी को किसी तरह जिंदा रखने के लिए था। अब 2022 की शुरुआत तक कर्ज देने वालों की नजर इनके पैसों के इस्तेमाल पर टिक गई थी, क्योंकि कमाई के दावे टूट रहे थे, जांच वाले हिसाब किताब लटक रहे थे और जरूरी जानकारियां समय पर दी नहीं जा रही थी। इन सब के भी ऊपर उस कर्ज का एक बड़ा हिस्सा करीब 533 मिलियन डॉलर चुपचाप उनकी अल्फा इकाई से कहीं बाहर चला गया था। पर दोस्तों, हुआ क्या था ये हम आपको बताते हैं। उन पैसों का सबसे पहला ठिकाना था कैमशाफ्ट कैपिटल, मायामी का एक छोटा और काफी संदिग्ध दिखने वाला धनकोष। हम संदिग्ध इसलिए कह रहे हैं क्योंकि खबरों के मुताबिक वो इससे पहले 10 मिलियन डॉलर से भी कम रकम संभालता था। ऐसे में 533 मिलियन डॉलर तो बस के बाहर की चीज थी। दोस्तों, शक इसीलिए भी और बढ़ा क्योंकि एक समय में इस धन कोष का दर्ज किया गया पता मायामी के एक खाने की जगह से जुड़ा हुआ बताया गया था। फिर वहां से पैसा और आगे बढ़ा और कुछ कंपनियों से होकर गुजरा। उसके बाद करीब 2 साल तक ये सिलसिला ठंडा पड़ा रहा। फिर हिसाब किताब की जांच और जरूरी कागजातों की लगातार देरी से तंग आकर कर्जदारों ने कहा कि बस अब बहुत हो गया और वे उस गायब रकम के पीछे शिकारी कुत्तों की तरह पड़ गए, जिससे इस तरफ बायजूस की मुश्किलों ने अब डरावना रूप लेना चालू कर दिया। इसके बाद 2023 तक कर्ज देने वालों ने ग्लास ट्रस्ट को अपना पहला कानूनी हाथ बना लिया। दोस्तों बता दें, कर्ज समझौते के हिसाब से इस ट्रस्ट के पास काफी ताकत थी, क्योंकि बायजूस अल्फा के शेयर उन्हीं के पास गिरवी रखे हुए थे। और अब जब बायजूस उस कर्ज को चुकाने में चूक गया तो ग्लास ट्रस्ट ने अल्फा पर पकड़ बना ली और उस पर एक अपना नया मैनेजर बैठा दिया। इस तरफ बायजूस के रविंद्रन अपनी पत्नी दिव्या के साथ दुबई हो लिए।
शायद भारत की कानूनी गर्मी से बचने के लिए। लेकिन फिर इन्हें झटका 2025 में लगा, जब उस ब्रिटेन वाली कंपनी जो इस पैसों की यात्रा में दूसरा पड़ाव थी, उसके मालिक ने आकर कहा, माय लॉर्ड, $533 मिलियन का बड़ा हिस्सा बायजूस की सिंगापुर वाली इकाई में भेजा गया, जो बायजूस के रविंद्रन की पकड़ में थी। और लाजमी तौर पर बायजूस ने इस दावे को ठुकरा दिया। चैपमैन का बयान चुनिंदा बातों और अंदाजे पर टिका है और हमारी किसी गलती को साबित नहीं करता। बायजूस ने यह भी कहा कि पैसा पूरे समूह के भीतर ही रहा था और उसका निजी फायदा उठाने में इस्तेमाल नहीं हुआ है। मगर तब तक कर्ज देने वालों का सब्र टूट चुका था और अब लड़ाई खुलकर अदालत तक पहुंच चुकी थी। फिर अप्रैल 2025 में बायजूस अल्फा ने पुराने मालिक बायजूस रविंद्रन, उनकी पत्नी दिव्या गोकुलनाथ और सलाहकार अनीता किशोर पर मुकदमा ठोक दिया। ये आरोप लगाते हुए, इन सभी ने मिलकर करोड़ों की रकम इधर उधर घुमाई है और कर्जा देने वालों को गुमराह किया है। इससे अमेरिकी अदालत को लगा कि बायजूस बार बार कागज देने में आनाकानी कर रहा है, तारीखों को हल्के में ले रहा है और अधूरे जवाब दे रहा है। तो नवंबर 2025 में जज ने बायजूस को एक बड़ा झटका दे दिया और रविंद्रन के खिलाफ बीच मुकदमे में ही एक तरफा फैसला सुना दिया। रविंद्रन के अधूरे और अजीब जवाब साफ दिखाई देते हैं और इन्होंने जानबूझकर नियम तोड़े हैं। फिर यह आदेश दिया कि अल्फा के पैसों का पूरा हिसाब किताब दिया जाए और शुरुआत में कर्जदारों के नुकसान को करीब $1.7 अरब माना गया। लेकिन फिर दिसंबर 2025 में इस आदेश को बदल दिया गया ताकि 2026 में नए सिरे से सुनवाई हो सके। और अब यहाँ रविंद्रन ने भी हिसाब किताब जमा कर दिए और साथ ही उन्होंने कर्जदारों के खिलाफ $2.5 अरब का नया मुकदमा ठोकने का ऐलान भी कर दिया। लेकिन जब अमेरिका वाला मामला पैसे और कानून दोनों का डरावना सपना बनता जा रहा था, क्योंकि ये बहुत ही कम लोग जानते हैं कि ग्लास ट्रस्ट ने भी भारत में कई कंपनियों को गहरे घाव दिए हैं। खैर दोस्तों, बीसीसीआई के 158.9 करोड़ रुपए वाले मामले में एनसीएलटी बेंगलुरु ने जुलाई 2024 में बायजू को दिवालियापन प्रक्रिया में डाल दिया। और दोस्तों, इससे हुआ क्या? कंपनी का अधिकार एक ऐसे हाथ में चला गया जिसे अदालत ने बैठाया था। यहाँ दिलचस्प बात यह थी कि बायजूस और बीसीसीआई एक ही तरफ आकर समझौता करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कर्जदारों के उस ट्रस्ट ने इसका जोरदार विरोध किया, क्योंकि कर्जदारों की समिति के पास ही वोट की बड़ी ताकत थी। अब दोस्तों, बायजूस को सर्वोच्च न्यायालय से भी कोई खास राहत नहीं मिल रही थी, क्योंकि वहाँ भी कर्जदारों की बात को ज्यादा अहमियत दी जा रही थी। कोई भी समझौता दिवाला कानून के तहत कर्जदारों की समिति से ही मंजूर होना चाहिए। और अब तो बायजूस की हालत खस्ता होने वाली थी, क्योंकि ईडी ने उस पर 9,000 करोड़ रुपए के विदेशी लेन देन नियम तोड़ने का भी आरोप लगा दिया, ये कह के कि बड़ी रकम विदेश भेजी गई थी, कागज देर से जमा किए गए थे और इन्होंने सही तरीके से जरूरी प्रमाण भी नहीं दिए थे। हालांकि इस पर बायजू बेचारा अपनी सफाई देता रहा, ये सिर्फ कागजी कमियां थी, कोई बड़ा नियम नहीं टूटा है। जो भी है, इन सब के बीच उनके दफ्तर तो खाली हो ही रहे थे, वेंडर्स पैसों के लिए अदालत जा रहे थे और पुराने कर्मचारी तनख्वाह के दावे लगा रहे थे, ऑडिटर साथ छोड़ रहे थे, बड़े निवेशक हिस्सेदारी की कीमत शून्य आंक रहे थे और विदेश में कानूनी लड़ाई अलग ही चल रही थी। अब देखिए दोस्तों, अमेरिकी अदालत हेराफेरी वाले आरोपों पर बायजू पर कोई भी फैसला सुनाए, सच बात तो ये है, भारत में बायजूस भरोसे की परीक्षा में बुरी तरह से फेल हो चुका है। आपको क्या लगता है? कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। बिस्बो की शायरी। बायजू ने खूब चलाए ऊंचे महंगे कोर्स, कुछ सालों तक खूब चला बायजू का फोर्स, हेरा फेरी और कर्ज की पड़ गई उस पर मार, बिजनेस की फिर दौड़ में बायजू गया हार। हमारे वीडियो कंटेंट के सोर्सेस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे।